दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में छठी क्लास के 2 बच्चों के खाते में 900 करोड़ रुपए आ गए हैं। जी मामला क्या है तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ना स्क्रैच कूपन, ना ही लकी ड्रॉ और ना कौन बनेगा करोड़पति के गेम शो से मिली कोई राशि है, फिर भी बिहार के एक गांव के लोग बैंक में लाइन लगाकर अपना खाता और बैलेंस चेक कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गांव के 2 स्कूली बच्चों के खाते में रातों रात इतनी रकम आ गई जितनी किसी अमीर के खाते में भी शायद नहीं आती है। जी बच्चों के बैंक खाते में इतनी बड़ी राशि आने के बाद पूरे इलाके में लोग अपना बैलेंस चेक करने को बेचैन हैं। पूरा मामला बिहार के कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव से जुड़ा हुआ है, जहां बुधवार की शाम से ही हर शख्स अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर रहा है। दरअसल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक खाता धारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले 2 बच्चे के खाते में एक साथ करोड़ रुपए की राशि आ गई है। करोड़ नहीं बल्कि अरबों की है, जिन अरबों रुपए की राशि आ गई है। कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6 करोड़ 20 लाख 11,100 रुपए और गुरुचरण विश्वास के खाते में 905 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आ गई है। आमतौर पर स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों के खाते में पोशाक के लिए राशि सरकार की ओर से दी जाती है। जी हाँ, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी राशि देखकर बच्चों के साथ साथ उनके घर वाले हैरान रह गए। पोशाक की राशि के लिए दोनों बच्चों के परिजन गांव के ही बैंक पर जब अपना अकाउंट चेक करवाने गए तो फिर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। केंद्र पर मौजूद दूसरे लोग भी खाते में इतनी बड़ी राशि देखकर हैरान थे। रातों रात करोड़पति बने इन बच्चों को भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हुआ है। दोस्तों कोरोना कब खत्म होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये जाते जाते भी हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। यह खासकर जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या जो लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा है। कोरोना संक्रमित होने पर सेप्सिस का खतरा बढ़ जाता है। सेप्सिस कैंसर और हार्ट अटैक से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। इसको लेकर WHO ने भी आगाह किया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक 2050 तक कैंसर और दिल के दौरे से भी ज्यादा सेप्सिस से लोगों की मौत होने की आशंका है। WHO के मुताबिक सेप्सिस इन्फेक्शन के लिए एक सिंड्रोम रिएक्शन है और दुनिया भर में संक्रमण रोग मौत की बड़ी वजह है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दुर्गा लक्ष्मी वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हुई है। यह भाजपा उनके खिलाफ केस दर्ज कराने जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हिंदू देवियों पर बयान देकर राहुल गांधी ने आस्था पर चोट पहुंचाई है। हम उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। अपने बयान के लिए उन्हें हिंदू समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा भाजपा RSS के विचारधारा से बिल्कुल भी अलग है और 2 विचारधाराओं में से केवल एक ही देश पर शासन कर सकती है। उन्होंने कहा कि जहां भी ये लोग जाते हैं वो कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, फिर कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं और इस धर्म की दलाली करते हैं। ये हिंदू नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल के बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दोस्तों बिहार में पिछले 2 दिनों से रुक रुक करके बारिश हो रही है। जी हाँ, हल्की और तेज बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, वही लोगों को उमस भरी गर्मी से भी बहुत राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बिहार के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण मध्य और पूर्वी बिहार में बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा कि अगले 2 दिनों तक अभी मानसून मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि सितंबर माह तक मानसून का असर पूरी तरीके से बिहार में बना रहेगा। उसके बाद फिर मानसून की बारिश की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। आपको बता दें कि 2 दिनों से बिहार में अधिकतम तापमान भी 34 डिग्री के आसपास ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और तेज हवा चल रही है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पूर्व में दिए जाने वाले राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। जहां वर्तमान समय में इस योजना के तहत लाभुकों को मात्र 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं। पीएम आवास योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। और खबर यह है कि उनको दिए जाने वाले राशि को बढ़ाकर सीधे 3 गुना बढ़ाने की योजना है। जहां बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने यह प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। जहां समिति का मानना है कि आवास को बनाने में लागत बढ़ गई है। अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो फिर अब लोगों को पीएम आवास के तहत पहले की अपेक्षा में 3 गुना से अधिक राशि मिल सकेगी और उन्हें आवास बनाने में परेशानी नहीं होगी। झारखंड विधानसभा प्रकलन समिति ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। दोस्तों, बिहार में आज के समय में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। जहां लाखों की संख्या में राज्य के युवा अलग अलग शहरों में सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ऐसे में हर बार रोजगार प्रदेश में अहम चुनावी मुद्दा होता है। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सतर्क हो गई है। बिहार में एक के बाद एक सरकारी विभागों में नीतीश कुमार की सरकार वैकेंसी निकाल रही है। अब बिहार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जयंत राज ने नौकरी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जब मंत्री जयंत राज ने कहा है कि उनके विभाग में आने वाले समय में करीब 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने कहा है कि बिहार में इंजीनियरों की बहुत बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस वैकेंसी के जरिए लोगों को अस्थायी रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग में नई नियुक्ति टेक्निकल कमीशन के जरिए होगा। इसकी पुष्टि खुद मंत्री राज ने की है। इस बहाली के लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री ने दी है। नई अनुरक्षण नीति 2021 विभाग में लाया जा रहा है। दोस्तों, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया कुमार इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं। जहां कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार को साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन तब यह संभव नहीं हो सका था। जहां अब कन्हैया कुमार ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की है। जहां एक शीर्ष कांग्रेस नेता की माने तो पार्टी के पास कन्हैया कुमार के लिए प्लान है। जहां बिहार में कांग्रेस जल्द ही अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। ऐसे में इसी के बाद कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में जेएनयू कैंपस में लगे विवादित नारों के मामले से कन्हैया कुमार चर्चा में आए थे और उसके बाद से ही वे देश के राजनीतिक गलियारों का हिस्सा हैं। जी हां, कन्हैया कुमार लगातार केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। जी हां, कन्हैया कुमार ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। जी हां, बिहार के विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार ने सीपीआई के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। कन्हैया कुमार की रैलियों में अक्सर भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में कांग्रेस एक बड़े चेहरे को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। जहां रामसूरत राय के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू ने बीजेपी मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल से आउट होने की बात कही है। दरअसल बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय के सीमांचल इलाके में घुसपैठ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल इलाके में जमकर घुसपैठ हो रहा है, वहां विदेशी मदद से जमीन खरीदी जा रही है। एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा हो रहा है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार घुसपैठियों पर एक्शन करेगी। उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जो दलाल और स्थानीय लोग इस कार्य में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब मंत्री रामसूरत राय के इस बयान के बाद जदयू ने नाराजगी जताई है। जदयू के 2 नेताओं ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जदयू विधान पार्षद खालिद अनवर और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने मंत्री रामसूरत राय के इस बयान को बेसलेस बताया है। ये ठीक नहीं है। जेडीयू का कहना है कि यूपी चुनाव जीतने को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। ऐसे मंत्री को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। ऐसा बयान देकर समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। दोस्तों, 17 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी 17 सितंबर से यानी कि आज से 7 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रखने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार बीजेपी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया है। सीएम नीतीश
नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। दरअसल बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बेहद उत्साहित है और इसको लेकर बीजेपी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसके जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जाएगा। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की बात कही है। दोस्तों, बिहार के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। जब बिहार सरकार अब विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक कर्ज ले सकती है। मोदी सरकार ने इस संबंध में फैसला लेते हुए बिहार सरकार को कर्ज लेने की सीमा में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी गई है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के मानकों के तहत कर्ज सीमा बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। जब केंद्र सरकार ने बिहार के कर्ज लेने की क्षमता 1699 करोड़ बढ़ा दी है। दोस्तों, बिहार के कटिहार से अनोखा मामला सामने आया है, जो आपको पहले भी बताया गया है। आपको यह बताया गया है कि यहां 2 बच्चों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा होने से कई लोग हैरान हैं। कटिहार में कक्षा 6 के 2 छात्र आशीष कुमार और गुरुचरण विश्वास के बैंक खाते में 15 तारीख को करीब 960 करोड़ रुपए जमा हुए। दोनों बच्चे बगोरा पंचायत के बस्तिया गांव के रहने वाले हैं। जहां इनके बैंक खाते उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हैं। अब इस घटना की वजह सामने आ गई है कि कहां से इन बच्चों के खाते में इतने पैसे आए थे। न्यूज एजेंसी ANI से कटिहार के डीएम ने बताया है कि ये आजमनगर की घटना है। हमारे पास कल शाम को इसकी सूचना आई थी कि कुछ छात्रों के अकाउंट में अधिक राशि दिख रहा है। सुबह ही ब्रांच खुलवाया गया और जांच कराई गई। उन्होंने कहा है कि ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गलती हो गई थी, जिससे स्टेटमेंट में ये दिख रहा था। जब खाते में पैसे नहीं आए थे, इसका निराकरण कर लिया गया है। अब उनके बैंक खाते में जो वास्तविक पैसे हैं वही नजर में आ रहा है। हमने जांच करके रिपोर्ट मांगी है, आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। दोस्तों, बिहार में लालू राबड़ी का लालटेन युग खत्म हुए लगभग 1.5 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। यह फिलहाल बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है ये आप जानते हैं। यहाँ सही से बिजली भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसकी बानगी बिहार के सहरसा जिले में देखने को मिली, जहां बिहार सरकार के मंत्री के निरीक्षण के दौरान ही बिजली गुल हो गई और मंत्री जी को मोबाइल के फ्लैश लाइट की रोशनी में ही अस्पताल का जायजा लेना पड़ा। दरअसल गुरुवार को बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा सहरसा पहुंचे। सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते जीवेश मिश्रा ने कई सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस क्रम में मंत्री जीवेश मिश्रा सहरसा सदर हॉस्पिटल में भी ज्यादा लेने पहुंचे। इस दौरान हॉस्पिटल की बत्ती गुल हो गई। मंत्री जी हॉस्पिटल में दवा की सूची की फाइल चेक कर रहे थे। बिजली जाने के बाद मंत्री जीवेश मिश्रा को मोबाइल के फ्लैश लाइट की रोशनी से ही काम चलाना पड़ा। सदर हॉस्पिटल में निरीक्षण में इतनी सारी गड़बड़ियां पाई गई कि मंत्री भी हैरान रह गए। जहां बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए मंत्री ने अस्पताल के प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने भविष्य में इस तरह की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। निरीक्षण के क्रम में प्रभारी मंत्री ने देखा कि सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज के बेड पर चादर तक नहीं था। जहां आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज और ऑपरेशन करने को लेकर कई बार खबरें सामने आ चुकी है। हर बार सदर हॉस्पिटल के प्रबंधक और सिविल सर्जन अपना बचाव करके निकल जाते हैं, लेकिन इस बार तो मंत्री के सामने ही व्यवस्था की दम घुट गई। आलम यह रहा कि मरीज तो मरीज, मंत्री को भी टॉर्च की रोशनी में ही अपना काम चलाना पड़ा। दोस्तों, अगर आप ब्रांडेड चप्पल पहनकर घूम रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप नकली चप्पल पहनकर घूम रहे हैं। बिहार में ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाने और बेचने का धंधा फल फूल रहा है। इसी क्रम में सोनपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर में नकली हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। SM हुसैन IPR प्रोडक्शन एजेंसी की सूचना पर सोनपुर थाना पुलिस ने बैजलपुर गाँव में छापेमारी की, जहाँ से 2 ब्रांडेड कंपनियों के नकली चप्पल बड़ी संख्या में जब्त किया गया है। जहां इसके अलावा कई अन्य कंपनियों का नकली चप्पल भी जब्त किया गया है। जहां SM हुसैन कंपनी के डायरेक्टर सैयद मस्कूर हुसैन ने बताया है कि बिहार में नकली चप्पल फैक्ट्री का उद्भेदन पहली बार हुआ है। जहां सैयद मस्कूर हुसैन ने बताया है कि पिछले 1 माह से कंपनी के अधिकारी और आधा दर्जन कर्मचारी सोनपुर में घूम घूम करके नकली चप्पल फैक्ट्री का पता लगा रहे थे, जिसका सुराग बैजलपुर गाँव में मिला। जहाँ इसके बाद स्थानीय सोनपुर थाना से संपर्क करके छापेमारी की गई।
दोस्तों बिहार के वैसे छात्र छात्राएं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए है। जी हां, अगले साल यानी कि 2022 से एक और मेडिकल कॉलेज बिहार में शुरू होने जा रहा है। जी हां, ऐसे में मेडिकल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए ये बड़ी खबर है। जी हां, राजधानी पटना के बिहेटा ESIC हॉस्पिटल में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। यह बिहार सरकार की ओर से मांग की गई थी, जिस पर विचार के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। अब 2022-17 से MBBS की 100 सीटों के लिए एडमिशन शुरू होगा। यह मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री मंगल पांडे ने धन्यवाद दिया है और केंद्र सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की मांग लंबे समय से बिहार सरकार कर रही थी। इस मामले पर विचार करने के बाद मोदी सरकार ने कल इसकी मंजूरी दे दी है। अब 2022 से यहां MBBS के 100 सीटों के लिए एडमिशन लिया जाएगा। दोस्तों फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित देश भर में स्पाइस जेट 35 नई उड़ानें शुरू करने जा रही है। इसको लेकर स्पाइस जेट एयरलाइंस ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार 15 सितंबर से देश के अलग अलग शहरों के लिए स्पाइस जेट की 38 उड़ानें हर दिन होने वाली है। इसको लेकर स्पाइस जेट की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन फ्लाइट के संचालन को लेकर पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। दोस्तों बिहार के खगड़िया में बिहार का तीसरा सबसे बड़ा पशु आहार कारखाना बनेगा। कोसी तथा सीमांचल क्षेत्र के किसान को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। खगड़िया के महेशखूंट में बिहार का तीसरा बड़ा पशु आहार कारखाना खोलने की घोषणा की गई है। इस कारखाने को खोलने में 36 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। इस कारखाने से यहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा होगा और उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। दोस्तों बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित 1270 बच्चे बुधवार को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों के आउटडोर पहुंचे। जहां स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 78 बच्चे को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया। वहीं बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित 111 बच्चे स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। जब बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बिहार के सभी प्रारंभिक चिकित्सक केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की गहन चिकित्सा की जा रही है। जहां बच्चों के इलाज को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। जहां अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे बच्चे की जांच में एक भी कोरोना, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि से ग्रसित नहीं पाया गया। जब पिछले 24 घंटे में एक भी बच्चे की जान नहीं गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को वायरल बुखार से पीड़ित 830 बच्चे अस्पताल में पहुंचे थे और इनमें से 113 बच्चों को भर्ती किया गया, जबकि सोमवार को 528 बच्चे आउटडोर में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 100 को अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाकर नए चेहरे को जिम्मेवारी दे डाली है। यह ताजा मामला गुजरात का है, जहां तो विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी की इसी सियासत ने बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। जहां बिहार में बीजेपी के विरोधी अब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाते हटाते अब नीतीश कुमार की कुर्सी भी ले लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर रही है, उसे देखकर लगता है कि उसने नीतीश कुमार की भी कुर्सी हथियाने की प्लानिंग कर रखी है। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसी कारण इन दिनों परेशान है। नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के विधायकों की संख्या बेहद कम है। यह जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में वह बीजेपी के फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार बिहार में जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि उनका पूरा ध्यान बीजेपी की खुशामद में है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को हर हाल में खुश रखना चाहते हैं। दोस्तों बेगूसराय की धरती ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का परिचय पूरे देश में बुलंद किया है। इस बार जेईई मेंस में 100% टाइल लाकर बेगूसराय के कुमार सत्यदर्शी ऑल इंडिया में 11वें स्थान पर एवं राज्य में यानी कि बिहार में दूसरे स्थान पर आए हैं। जी हां, अब वे जेईई एडवांस की तैयारी में लगे हैं ताकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़कर फिजिक्स का गहराई से अध्ययन कर सके।
दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान सीमांचल में जो प्रदर्शन किया था उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी उत्साहित हुए थे। यही वजह है कि अब उन्होंने बिहार में सीमांचल से आगे की जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। ये स्वाभाविक भी है। अपने हाल के बिहार दौरे के दौरान उन्होंने इस आशय के संकेत भी दिए हैं। इसके बाद बिहार के कुछ नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं तो कुछ परेशान भी हो रहे हैं। बीते चुनाव में ओवैसी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। यहाँ के समीकरण पर भी उन्होंने काम किया था। माना जा रहा है कि सीमांचल के बाद ओवैसी का अगला टारगेट उत्तर बिहार होगा। इस वजह से जहां अपनी पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे नेता इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ओवैसी की राजनीतिक शैली को कुछ उनके विरोधी अपने हक में मानते हैं। उनका मानना है कि इसे ध्रुवीकरण होगा, अधिक वोट मिलेगा और उनकी राह सुगम हो जाएगी। अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए नामांकन किए जा रहे हैं, लेकिन सीमांचल के जनसंख्यिकी के अनुसार शानदार प्रदर्शन करने वाली AIMIM अपने विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में बिहार आए ओवैसी ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। वे एक खास तरह की राजनीति कर रहे हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर बिहार की राजनीति उनके अनुकूल हो सकती है। खासकर दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर की कुछ सीटों पर तो समुदाय विशेष की आबादी बहुसंख्यक समुदाय से भी अधिक है। यहाँ पर इस एडवांटेज को देखते हुए वे इस ओर मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से अपनी पहचान बनाने के लिए एक सही मौके के इंतजार में बैठे नेताओं को एक और विकल्प नजर आने लगा है। यहाँ की राजनीति के जानकारों का कहना है कि यूं तो अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत दूर है, लेकिन यदि ओवैसी उत्तर बिहार की राजनीति करते हैं और एनडीए तथा यूपीए वर्तमान स्वरूप में ही रहता है तो फिर एनडीए को फायदा हो सकता है। यह ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती है। वर्तमान में AIMIM की वजह से ही सीमांचल में आरजेडी को नुकसान हुआ और वे सत्ता से दूर हो गया। तेजस्वी यादव CM नहीं हो सके। दोस्तों, बिहार में 94,000 सीटों के लिए प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया जारी है। यह छठे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में भारी संख्या में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आए हैं। इस कड़ी में 632 अभ्यर्थियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने FIR का आदेश जारी कर दिया है। यह बिहार में सभी 38 जिलों में चयन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। पोर्टल पर अपलोड होते ही फर्जी सर्टिफिकेट पकड़े में आ गए हैं। नालंदा में 63 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं, जबकि बक्सर में 121, सारण में 23, नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर फर्जी पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों पर सरकार एक्शन के मोड में है। जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है वैसे अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 38 जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी बहुत पहले से लागू कर दी गई है, लेकिन इसकी आए दिन धज्जियां उड़ रही है। आए दिन शराब तस्करी के मामले बिहार के किसी न किसी जिले से आते रहते हैं। कई बार तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी संलिप्तता पाई जाती है। वहीं अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में पहले जितनी शराब बिकती थी आज उससे ज्यादा ही शराब बिक रही है। कहा जाए तो शराब की बिक्री दुगुनी हो गई है। वहीं इसके वर्तमान में हालात को देखते हुए शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक करने की सख्त जरूरत है, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून में जिन पर कार्रवाई होती है उनमें 3/4 लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं। शराबबंदी कानून के तहत गरीब लोगों पर अधिकतर कार्रवाई होती है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के वैसे किसान जो ज्यादा बारिश होने के कारण खेतों में रोपन नहीं कर सके हैं या फिर बिचड़ा नहीं लगा सके हैं, उन किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिन किसानों की रोपनी बाढ़ में बह गई या फिर गल गई है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार फसल क्षति का आकलन कर रही है, बहुत जल्द इसकी भरपाई की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय बुधवार को भागलपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन गरीबों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिनका घर बाढ़ में बह गया या फिर लोग विस्थापित हो गए। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ के कारण बिहार के कई जिलों में खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई को लेकर नीतीश सरकार तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्द किसानों को फसलों की हुई क्षति की भरपाई की जाएगी।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कन्हैया कुमार की मुलाकात के बाद से ही ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि वह पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच गुजरात के विधायक और युवा दलित नेता के भी कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा गुजरात में पटेल आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल को पार्टी पहले ही शामिल कर चुकी है और प्रदेश के नेतृत्व का हिस्सा बनाया है। कहा जा रहा है कि पार्टी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को आउटसोर्स करके युवाओं की पार्टी न रहने का ठप्पा हटाना चाहती है। बीते कुछ अरसे में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुष्मिता देव जैसे युवा नेता पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। यह माना जा रहा है कि इन नेताओं के जाने से पैदा हुए वैक्यूम को भरने के लिए पार्टी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं को लाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, नीतीश सरकार में मंत्रियों की हैसियत क्या है, ये बिहार के एक मंत्री ने खुद बता दिया है। जब बिहार में अफसरशाही का हाल ऐसा है कि मुख्य सचिव, डीजीपी या फिर प्रधान सचिव तो दूर, डीएम, एसपी या डीआईजी भी नेता मंत्री को कोई भाव नहीं देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री फोन पर फोन करते रह जाते हैं, लेकिन अधिकारी घंटी सुनकर नीतीश के मंत्री को यूं इग्नोर कर देते हैं जैसे कि मंत्री की कोई हैसियत ही नहीं हो। पिछले दिनों बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने यह बताया कि नीतीश सरकार में मंत्रियों की हैसियत क्या है, और अब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस चीज को दोहराया है। दरअसल मंत्री श्रवण कुमार कल एक डीजीआई के फेरे में फंस गए। एक फरियादी की शिकायत पर बेगूसराय के डीजीआई राजेश कुमार को मंत्री श्रवण कुमार फोन पर फोन करते रह गए, लेकिन डीजीआई ने कोई भाव नहीं दिया। यह ठीक उसी तरीके से जैसे सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी के साथ किया था। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कल एक फरियादी की शिकायत पर बेगूसराय के डीआईजी राजेश कुमार को 4-5 बार फोन किया, लेकिन डीआईजी साहब ने फोन रिसीव ही नहीं किया और न ही उन्होंने वापस मंत्री को कॉल किया। यह वाकया कहीं और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश कार्यालय का है, जहां उनके मंत्री जनता दरबार लगाते हैं। यह मंत्री श्रवण कुमार जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की शिकायत सुन रहे थे और इस दौरान उन्होंने बेगूसराय के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार को कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस महोदय उसका फोन ही नहीं रिसीव किया। यह मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में बताया है कि एक फरियादी पहले भी आया था, जिसके कहने पर वह डीआईजी को पत्र लिखे थे। फरियादी ने इस बार शिकायत की कि मंत्री के पत्र के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मंत्री जी ने डीआईजी को फोन लगाया पर बात नहीं हो सकी। जी हाँ, बिहार में हावी अफसरशाही के उदाहरण की फहरिस्त इतनी छोटी नहीं है। विपक्ष तो बाद में, उससे पहले सत्ता पक्ष और सत्तारूढ़ दलों के नेताओं और पदाधिकारियों की लिस्ट काफी लंबी है। एक नहीं कई मौके पर नीतीश के नए सेनापति और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में नौकरशाहों की करतूत की पोल खोली। दोस्तों, बिहार के एक गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, फिर भी हर दिन हिंदू भाइयों ने मस्जिद में जाकर के अजान देता है। जी हाँ, मामला क्या है चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के नालंदा यूं ही विश्व गुरु नहीं बना, बल्कि यहाँ की मिट्टी की सौंद, महक और लोगों की खासियत ही कुछ ऐसी है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब बैन प्रखंड के मारी गांवों के लोग गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ एक भी घर मुस्लिम का नहीं है, लेकिन हर दिन 5 वक्त की अजान होती है। हिंदू भाइयों को अजान देने नहीं आती तो वे लोग पेन ड्राइव की मदद लेते हैं। जब मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला हो या फिर तामीर का, जब मस्जिद की सफाई का जिम्मा गौतम महतो, अजय पासवान, बखोरी, जमादार और अन्य के जिम्मे हैं। जहाँ ग्रामीणों की मस्जिद से गहरी आस्था जुड़ी हुई है। किसी घर में शादी विवाह हो या फिर किसी प्रकार की खुशी का मौका, सबसे पहले मस्जिद के ही दर्शन करते हैं। यह मान्यता है कि ऐसा ना करने वालों पर आफत आती है। यह सदियों से चली आ रही इस परंपरा का लोग बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। जब मस्जिद के बाहर एक मजार भी है, इस पर भी लोग चादरपोशी करते हैं। बताया जाता है कि गांव में पहले अक्सर आग लगी की घटना और बाढ़ आ जाया करता था। करीब 5 से 600 साल पहले हजरत इस्माइल गांव आए थे, जहां उनके आने के बाद गांव में कभी तबाही नहीं आई। उनके गांव में आने से आग लगी की घटना खत्म हो गई। हजरत इस्माइल के निधन के बाद ग्रामीणों ने मस्जिद के पास ही उन्हें दफन किया। जहां 1942 के सांप्रदायिक दंगे के बाद सभी मुस्लिम परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गए। जहां तब से हिंदू भाइयों द्वारा इसका देखभाल किया जा रहा है। दोस्तों, सीआरपीएफ में नौकरी की तलाश कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। दरअसल सीआरपीएफ ने 2439 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को यानी कि आज एक दिवसीय विशेष कोरोना टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस टीकाकरण अभियान में कंकरबाग में स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शामिल होंगी एवं लाभार्थियों से रूबरू भी होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग सदर अस्पताल एवं अनुमंडल अस्पतालों में बने 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। जी हाँ, मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ टीकाकरण में तेजी ला रही है बल्कि हर संभव जरूरी कदम उठा रहे हैं। दोस्तों बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार का पहला लिफ्ट वाला ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद 29 सितंबर को ओवरब्रिज के विधिवत उद्घाटन की संभावना है। आपको बता दें कि अटल पथ पर बना ये फुट ओवरब्रिज काफी आकर्षक है। इसके अलावा यहाँ 4 और ऐसे फुट ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिनमें से 2 बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 6.5 किलोमीटर लंबे अटल पथ को क्रॉस करने के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फुट ओवरब्रिज का निर्माण करा रहा है। जहाँ अटल पथ पर ऐसे 4 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना है, जिनमें से 2 ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने विपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। जय मंत्री ने कहा है कि अगर किसी को बिहार में विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने आंख का इलाज कराना चाहिए। जय नीतीश सरकार के मंत्री के इस बयान के बाद राजद हमलावर हो गई है। जय बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि यहाँ कानून का राज है और जिनको ये डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है वह अपनी आंखों का इलाज जाकर कराएं। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तो कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।